हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का दीपक आर्ट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, जहां आज फिर से हम आ गए आपके बीच हिस्ट्री के दूसरे टॉपिक को लेकर के। आज मैंने हिस्ट्री के टॉपिक को रखा है मुगल शासक अकबर। मुगल शासक अकबर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मुगल शासक अकबर आखिर कौन से चैप्टर का टॉपिक है। तो ये चैप्टर है मुगलिया सल्तनत, मुगलिया एम्पायर। 12th का चैप्टर है मुगलिया एम्पायर। उसी चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है जिसे लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी 10 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री में। तो इसी को सॉल्व करने के लिए ये पूरा टॉपिक को मैंने रखा है। तो आज हम लोग जानेंगे इस पूरे टॉपिक के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें मुगलिया एम्पायर, मुगलिया सल्तनत की नींव भारत में किसने रखी। तो मुगलिया सल्तनत की नींव भारत में 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा रखा गया था। 1526 ईस्वी में पानीपत में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में बाबर विजयी रहा और इस प्रकार बाबर द्वारा मुगलिया सल्तनत की नींव भारत में रख दी गई। बाबर के बाद भारत में शासन करने के लिए मुगलिया एम्पायर के शासक हुमायूं का आगमन हुआ और हुमायूं के बाद अकबर का। आज का टॉपिक हम लोग अकबर के शासन के विषय में जानेंगे। अगर देखा जाए तो मुगलिया सल्तनत की नींव बाबर ने रखी, लेकिन वास्तविक संस्थापक का अगर बात किया जाए कि मुगलिया सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, जिनके शासनकाल में सबसे ज्यादा मुगलिया एम्पायर का विस्तार हुआ, तो वो थे अकबर। इसलिए मैंने आज अकबर का टॉपिक रखा है, जिस टॉपिक से 12th के सिलेबस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री के। इसीलिए इस टॉपिक को मैंने रखा है। अब हम लोग आगे के टॉपिक को देखते हैं और जानते हैं। सबसे पहले अकबर का परिचय हम जानते हैं। अकबर के परिचय को देखते हैं, उसके जीवन के छोटे से पहलू को देखते हैं, छोटे से टॉपिक को देखते हैं, उसके परिचय, उसका सामान्य परिचय को देखते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले रखे हैं कि अकबर का बचपन का क्या नाम था। अकबर को बचपन में किन नामों से पुकारा जाता था। तो एक उसको बदरुद्दीन कहा जाता था और दूसरा जलाल कहा जाता था। तो इन दो नामों से अकबर को बचपन में पुकारा जाता था। दूसरा अगर टॉपिक देखें तो अकबर के पिता का क्या नाम था। तो अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। हुमायूं का ही पुत्र कौन था, अकबर था। इसके बाद तीसरा टॉपिक अगर देखें, उसकी माता का क्या नाम था। तो उसकी माता का नाम हमीदा बानो था। यानी हमीदा बानो और हुमायूं की संतान कौन था, अकबर। हमीदा बानो और हुमायूं की संतान अकबर। इसके बाद अगला टॉपिक को देखें, जन्म तिथि। अकबर का जन्म किस डेट में हुआ था, किस तिथि में हुआ था। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में महान सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। इसके बाद अगर अगले टॉपिक को देखें, जन्म स्थान कौन सा था। तो अकबर का जन्म स्थान अमरकोट पंजाब था। अमरकोट पंजाब में अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक को अगर देखें कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ, अकबर को कब मुगलिया एम्पायर का शासक बनाया गया था। तो अकबर को मुगलिया एम्पायर का शासक हुमायूं की मृत्यु के बाद बनाया गया। तो अकबर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को मुगलिया एम्पायर का शासक बना, यानी राजा घोषित किया गया, राज्याभिषेक किया गया। लेकिन जिस समय इसका राज्याभिषेक किया गया, अकबर का राज्याभिषेक किया गया, उस समय अकबर की आयु महज 13 वर्ष और 3 माह की थी। 13 वर्ष 3 माह इसकी आयु थी। क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव कि अकबर जब शासन करने के लिए गद्दी पे बैठा, उस समय उसकी आयु कितनी थी। तो 13 वर्ष ऑप्शन ज्यादातर देखने को मिलता है 12th के एग्जाम में। तो उसकी आयु 13 वर्ष 3 माह थी। अब इसके बाद का टॉपिक देखेंगे। अब सोचने वाली बात है कि 13 वर्ष 3 माह का बच्चा शासन कर पाएगा क्या, नहीं। तो इसलिए उस समय संरक्षक, या हम लोग बोल सकते हैं एक ऐसे व्यक्ति को चुना जाता था जो संरक्षण देने का काम करता था, साम्राज्य को बढ़ाने का काम करता था और राजा केवल नाम मात्र का रहता था। तो अकबर के संरक्षक के रूप में जो व्यक्ति थे वो थे बैरम खां। बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। जब अकबर का जन्म हुआ या जब राज्याभिषेक हुआ, उस समय अकबर जो था वो पंजाब में रह रहा था और इसी समय एक हेमू नाम का शासक दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया और बैठ गया, हेमू। जिस कारण 1556 ईस्वी में पानीपत में दूसरा युद्ध हुआ हेमू से। तो हेमू से युद्ध लड़ने कौन जाता है। तो हेमू से युद्ध लड़ने के लिए बैरम खां जाते, क्योंकि अब सोचने वाली बात है सत्ता पे कब बैठा, 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, 1556 में। और अकबर की आयु कितनी है, 13 वर्ष। तो 13 वर्ष का बालक तो युद्ध लड़ने के लिए जाएगा नहीं। तो हेमू से युद्ध लड़ने के लिए गया बैरम खां। हेमू और बैरम खां के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में
अगर देखा जाए शुरुआती दौर तो पूरा फेवर हेमू की तरफ था। हेमू युद्ध विजय प्राप्त कर रहा था युद्ध में, लेकिन दुर्भाग्यवश बैरम खां की एक तीर हेमू के आंख में आ लगी, जिस कारण हेमू मूर्छित हो गया और इस युद्ध में बैरम खां की विजय हुई या मुगल एम्पायर की विजय हुई, अकबर की विजय हुई। इस प्रकार अकबर का सबसे बड़ा दुश्मन जो हेमू था उसकी मृत्यु हो गई या वो हार गया, मूर्छित हो गया और पानीपत के दूसरे युद्ध में बैरम खां की जीत हुई, अकबर की जीत हुई। और ये जो दूसरा युद्ध था ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसी युद्ध के बाद अकबर साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाता है और संपूर्ण भारत पर एक छत्र राज करने के लिए साम्राज्य स्थापित कर देता है। और पहला युद्ध जो हम लोगों ने देखा 1526 ईस्वी में, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, उसने केवल नाम मात्र का हम बोल सकते हैं कि मुगलिया नींव रखी, और इस नींव को फैलाने का काम जो हुआ वो पानीपत के दूसरे लड़ाई के बाद हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे अकबर द्वारा अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए क्या क्या नीति अपनाई गई, इस चीज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए कि अकबर द्वारा सबसे पहला आक्रमण कब किया गया, तो वो 1561 ईस्वी में। 1561 ईस्वी में अकबर द्वारा मालवा विजय का अभियान छेड़ा गया। मालवा पर उस समय बाज बहादुर का शासन चल रहा था। बाज बहादुर उस समय वहां पर शासन कर रहे थे। तो बाज बहादुर से युद्ध लड़ने के लिए अकबर ने आजम खां को भेजा। दोनों के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में बाज बहादुर की हार हुई और आजम खां विजय हुआ। इस तरह से मालवा के ऊपर अकबर का शासन स्थापित हो गया या मुगलिया एम्पायर का शासन स्थापित हो गया 1561 ईस्वी में। इसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है 1564 ईस्वी का गोंडवाना विजय। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग गौर से देखेंगे। मध्य प्रदेश गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी में गोंडवाना पर आक्रमण किया गया और उस समय वहां पर शासन जो कर रही थी वो कर रही थी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती कौन थी? तो रानी दुर्गावती दलपत सिंह की पत्नी थी। दलपत सिंह की मृत्यु हो चुकी थी और दलपत सिंह का एक छोटा सा पुत्र जिसका नाम था वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह शासक बने थे और वीर नारायण सिंह के संरक्षक के रूप में दुर्गावती शासन कर रही थी। इसलिए युद्ध का पूरा दारोमदार दुर्गावती, रानी दुर्गावती के ऊपर था और दुर्गावती और असफ खां के बीच युद्ध हुआ। और इस युद्ध में शुरुआत का दौर अगर देखा जाए तो दुर्गावती बहुत ही साहसी महिला की तरह युद्ध में साहसी शासिका के तरह युद्ध में युद्ध लड़ी। लेकिन दुर्भाग्यवश युद्ध के अंतिम चरणों में जब दुर्गावती को लगा कि युद्ध वो नहीं जीत पाएगी तो उसने मुगलों के हाथों मरने के बजाय खुद से अपने से ही बोल सकते हैं अपनी मृत्यु करना ज्यादा उचित समझा और खुद से ही अपने ही भाला से अपने ऊपर आक्रमण करके अपने आप को शहीद कर दी। इस तरह से दुर्गावती की यहाँ पर मृत्यु हो गई और असफ खां विजय हुआ। जब असफ खां विजय हुआ तो गोंडवाना से उसे बहुत ज्यादा संपत्ति मिली, बहुत ज्यादा संपत्ति हासिल हुई, जिससे असफ खां का नियत भटक गया क्योंकि उसको बहुत ज्यादा संपत्ति हाथ लग गया। अब जब सारे संपत्ति को असफ खां अपने हाथ में कैद करना चाहता था तो अकबर ने असफ खां के ऊपर आक्रमण किया और असफ खां को हराया। उसके बाद चंद्र शाह को गोंडवाना का राजा बनाया। चंद्र शाह कौन था? तो चंद्र शाह जो है हम लोग बोल सकते हैं दलपत सिंह के ही परिवार का व्यक्ति था और दलपत सिंह जो था संग्राम सिंह का पुत्र था, तो उसी के परिवार का व्यक्ति था चंद्र शाह। तो चंद्र शाह को क्या किया? शासक बना दिया और एक तरह से आधिपत्य स्वीकार करा दिया। चंद्र शाह को कहा कि आप हमारी आधिपत्य को स्वीकार करिए और आप गोंडवाना में शासन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से वहां पर शासन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तीसरे युद्ध का तो 1562 ईस्वी आमेर। हालांकि आमेर में कोई युद्ध ही नहीं हुआ। अगर बात करें आमेर तो आमेर में कोई युद्ध नहीं हुआ। आमेर में 1562 ईस्वी में जो शासक हुआ करते थे वो थे राजा भारमल। राजा भारमल ने आधिपत्य को स्वीकार करना ज्यादा उचित समझा युद्ध लड़ने के बजाय, तो स्वाधीनता स्वीकार कर लिए। वो मुगले आधिपत्य को स्वीकार कर लिए कि हम आपसे हारते हैं, आपकी स्वाधीनता स्वीकार करते हैं, आप हमारे साथ संधि कर लीजिए और हमें शासन चलाने दीजिए। तो स्वाधीनता स्वीकार कर लिए। इस प्रकार अगर देखा जाए तो वह पहले शासक कौन थे जो अकबर के सामने या मुगल एम्पायर के सामने अपनी स्वाधीनता को स्वीकार करते हैं? तो वो थे राजा भारमल। राजा भारमल के संग अकबर ने बोल सकते विवाह संबंध या हम लोग बोल सकते संबंधी भी बने। जैसे राजा भारमल की पुत्री हुई हरकाबाई, इसी हरकाबाई से विवाह हुआ अकबर का। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? विवाह नीति अपनाया, यानी अकबर ने विवाह नीति अपनाया और मुगलिया एम्पायर को और बड़ा करने का काम किया। अगला है
1568 ईस्वी चित्तौड़ राजपूतों का गढ़ हुआ करता था। चित्तौड़ को जीतना अकबर के लिए बहुत जरूरी था। हालांकि चित्तौड़ पर कभी अकबर ने शासन स्थापित नहीं कर पाया। चित्तौड़ पर उस समय राणा उदय सिंह का शासन हुआ करता था 1568 ईस्वी में। राणा उदय सिंह और अकबर के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में हालांकि अकबर विजयी रहा, लेकिन राणा उदय सिंह की तरफ से दो व्यक्ति युद्ध लड़ रहे थे। एक का नाम था जयमल, एक का नाम था पन्ना। इन दोनों ने इस युद्ध में अपने कर्तव्य, हम लोग बोल सकते हैं अपने युद्ध का ऐसा परचम लहराया कि अकबर इन दोनों के दीवाने हो गए। अकबर इस दोनों के दीवाने हो गए और अपने राज दरबार में इन दोनों के नाम से दो बड़े बड़े हाथियों का निर्माण करवाया था। आगे चल करके 1572 ईस्वी में जब राणा उदय सिंह की मृत्यु हुई तो राणा उदय सिंह का पुत्र राणा प्रताप फिर से चित्तौड़ के किले पर कब्जा जमा लिया और राणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी के मैदान में 1576 ईस्वी में अकबर की युद्ध हुई। अकबर से युद्ध हुआ और इस युद्ध में हालांकि अकबर विजय प्राप्त हुआ, लेकिन राणा प्रताप वो शासक थे जो अकबर के नींद उड़ाने का काम किया करता था। अकबर को कभी भी एक जगह स्थिर से रहने नहीं दिया। वो भारत में शासक कौन था? तो राणा प्रताप। राणा प्रताप अकबर को चैन की नींद सोने नहीं दिया। अब आगे चलते हैं 1572 ईस्वी। 1572 ईस्वी में अकबर गुजरात की ओर आया और पहली बार बोल सकते हैं कि जमीन से समुद्र की तरफ आया। फर्स्ट बार समुद्र का दर्शन किया। हालांकि अगर हम लोग देखें मुगलिया सल्तनत तो वो लोग तो ऊपरी हिस्सा से आए, ऊपरी हिस्सा हम लोग स्थलीय मार्ग है पूरा, तो पहली बार वो समुद्र की तरफ आया और इसी समय फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर द्वारा कराया गया। इस तरीके से धीरे धीरे भारत के समस्त इलाकों पर अकबर अपना आधिपत्य स्थापित करता गया और इतिहास के पन्नों में अपने आप को एक महान शासक होने का या इतिहास के पन्नों में अपने आप को एक महान शासक का दर्जा दिलवाया। अब अकबर के नौ रत्नों को हम लोग देखते हैं कि आखिरकार अकबर के 9 रत्न कौन कौन थे। सबसे पहला जो अकबर का रत्न है वो है अब्दुल रहीम खाने खाना। तो भाई अब्दुल रहीम खाने खाना कौन है? तो अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खां का नाम हम सब लोगों ने सुना था। बैरम खां का ही पुत्र था अब्दुल रहीम खाने खाना। बैरम खां की जब हत्या कर दी गई, बैरम खां की जब मृत्यु हुई, उसकी हत्या कर दी गई, तो बैरम खां की पत्नी से अकबर ने विवाह किया और उसके पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना को अपने साथ रखने का काम किया। तो यही अब्दुल रहीम खाने खाना एक समय आकर के अकबर के 9 रत्नों में एक हो जाता है। तो अब्दुल रहीम खाने खाना फारसी, तुर्की और हिंदी भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे और अकबरनामा को तुर्की में अनुवाद करने का श्रेय अब्दुल रहीम खाने खाना को ही दिया जाता है। इसके बाद अगर दूसरा हम लोग देखें तो दूसरा व्यक्ति थे हकीम हुकाम। तो हकीम हुमाम कौन थे? तो हकीम हुमाम उस समय के पाठशाला प्रधान हुआ करते थे। मुगलिया सल्तनत में पाठशाला के जो प्रधान थे वो थे हकीम हुमाम। तीसरा व्यक्ति जो आता है वो आता है मुल्ला दो प्याजा। तो मुल्ला दो प्याजा कौन थे? तो मुल्ला दो प्याजा जो थे उसे प्याज बहुत ज्यादा पसंद था, तो उसके नाम के साथ रखा गया मुल्ला दो प्याजा। इसके साथ साथ वाक्य पटुता में माहिर थे, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मुगलिया सल्तनत के या अकबर के 9 रत्नों में से एक माना गया है। आगे चलते हैं अब्दुल फजल। अबुल फजल कौन थे? तो भैया सब जानता है, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। अकबरनामा में अकबर के विषय में और मुगलिया एम्पायर के विषय में पूरा इतिहास, अगर मुगलिया इतिहास को जानने का सबसे अच्छा कोई स्रोत है तो वो है अकबरनामा। अकबरनामा को अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आप पूरे मुगलिया एम्पायर के बारे में जान जाएंगे। तो उसके लेखक कौन है? अबुल फजल। इसके बाद दूसरा जो आता हुआ था फैजी। फैजी कौन है? तो अबुल फजल का ही भाई है फैजी। तो फैजी कौन था भाई? तो राज्य कवि घोषित किया गया था। फैजी उस समय का राज्य कवि था। इसके बाद जो अगला आता हुआ था तानसेन। तानसेन को 9 रत्नों में क्यों शामिल किया गया? तो संगीत के बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत बड़े गायक थे, इसलिए इसे भी तानसेन को भी 9 रत्नों में से एक माना गया। इसके बाद जो अगला आता हुआ था मानसिंह। मानसिंह कौन है? तो वही जो अब हम लोग पढ़ रहे थे आमेर के बारे में, तो उसी आमेर का बंदा मानसिंह सेनापति नियुक्त हुआ। मुगलिया एम्पायर में हम बोले वहां पर विवाह संबंध स्थापित हुआ और जोधाबाई के परिवार के जो भी लोग थे वो अकबर के परिवार में आके मिल गए। उसी में से एक था मान सिंह जो अकबर का सेनापति बना और इसी के नेतृत्व में कई लड़ाइयां लड़ी गई। इसके बाद जो आता है अगला टोडरमल। तो टोडरमल कौन था? तो वो भी परिवार से आए थे और वित्त मंत्री बनाए गए थे। और इसके बाद जो अंतिम आता है वो आता है बीरबल। बीरबल कौन था? तो ये कविराज था,
इसकी जिभा में सरस्वती का वास था। कविराज था, जब भी अकबर कभी फंसा करता था तो वो बीरबल से सलाह लिया करता था, इसीलिए इसे कविराज की उपाधि दी गई थी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें। और अगर आप 12th का एग्जाम पास कर चुके हैं, उसके बाद अगर मुगलिया एम्पायर को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट बुक है सतीश चंद्र का, इसको जरूर पढ़ें। अगर इसको आप पढ़ते हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों में बहुत सारे प्रॉब्लमों का सॉल्व हो जाएगा। मध्यकालीन इतिहास को जानने का ये बहुत अच्छा बुक है, इसको जरूर पढ़ें।